अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? खैरियत से? अच्छा, सबसे पहले तो आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कशन करूँगा वो कोई ज़्यादा डिटेल टॉपिक नहीं है, बट दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू दी लिटिल बिट कैरियर काउंसलिंग सेशन। और अक्सर स्टूडेंट के दिमाग में जो कि कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को बिलोंग करते हैं, उनके माइंड में ये क्वेश्चंस होते हैं कि उनको किस तरीके से अपनी फील्ड में जगह बनानी चाहिए। तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ आना चाहते हैं या अगर कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड में भी हैं और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ आना चाहते हैं, तो आज के इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए। ठीक है। और अक्सर लोग देखा जाए तो लिटिल बिट कंफ्यूज भी रहते हैं कि हमें किस सीक्वेंस के अंदर चीज़ों को पिक करना चाहिए। फिर दूसरी अहम बात यह है कि अक्सर लोग सिर्फ इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि जी कौन सा टेक्नोलॉजी या टूल मार्केट के अंदर हिट हो रहा है, और दे आर ट्राइंग टू अडॉप्ट दैट पर्टिकुलर टूल। जबकि हम ये कहते हैं कि वो जो टूल है ज़रूरी नहीं है कि आप उस टूल को डायरेक्ट मतलब अडॉप्ट करो या आप डायरेक्ट उसको लर्न करो। उसके लिए ज़रूरी ये होता है बेटा कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें किस रोड मैप से गुजरना होगा, हमें किन चीज़ों को अडॉप्ट करना होगा। ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ है जिसको मैं कहता हूँ फ़ेज़ 1, वो फ़ेज़ 1 ये कहलाता है हमारा बेटा कि हमें ये देखना होता है कि क्या हमारी बेसिक प्रोग्रामिंग अप्रोचेस ठीक है या नहीं। ठीक है। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को चेक करना होगा। ठीक है। अच्छा, अब इस बेसिक प्रोग्रामिंग के अंदर आप ऑब्वियस सी बात है, आप सी लैंग्वेज की तरफ जाते हैं, सी लैंग्वेज की तरफ जाते हैं। कुछ लोग इसी के ऊपर C++ पढ़ा देते हैं। ठीक है। कुछ लोग या कुछ इंस्टीट्यूट के अंदर या कुछ इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली C#.net के ऊपर कंसोल प्रोग्रामिंग करवा देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, यानी मीन बेसिक प्रोग्रामिंग के अंदर आप क्या चीज़ें ठीक आप करें। एक तो कहलाती है सीक्वेंस, ठीक है। उसके बाद कहलाती है लॉजिक प्रोग्रामिंग, और उसके बाद आपके पास कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जिसके अंदर आपके पास एरेज, फंक्शंस, ठीक है, इन चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है फ़ेज़ 1 के अंदर। जब आप इस फ़ेज़ 1 से गुज़रते हो तो आपको ये क्लियर होता है कि हाउ यू कैन रिजॉल्व दी स्मॉल प्रॉब्लम्स और हाउ यू कैन टैकल दी स्मॉल प्रॉब्लम्स बाय गिविंग द सॉल्यूशन ऑफ दोज पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने फ़ेज़ 2 के ऊपर, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फेज़। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अडॉप्ट करते हैं। अच्छा, अब इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास दो इसके इम्पॉर्टेंट सब कैटेगरीज हैं या सब स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज तो ये होती है कि अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ आ रहे हो, अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को कर रहे हो या सीखना चाहते हो, तो आपको इसको लर्न करने के लिए एक तो बेसिक अप्रोचेस कहते हैं उसको आपको सीखना होगा, जो कि स्ट्रेट क्लास कैसे बनती है, ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, ठीक है, ओवरलोडिंग कैसे करनी है, ओवरराइडिंग कैसे करनी है। ठीक है। ये तमाम चीज़ें ये आपकी जो है वो बेसिक अप्रोचेस का पार्ट होती हैं। इसके बाद जब आप बेसिक अप्रोचेस की तरफ मतलब आप सीख लेते हो बेसिक प्रोग्रामिंग, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कर लेते हो, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, इन सब के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हो,
तो फिर आपको इम्प्लीमेंट करना होता है, यानी आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि हाउ यू कैन implement these concepts into a software application। कि आप उसको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में अप्लाई कैसे करोगे, ठीक है। बिकॉज क्योंकि ये डेफिशिएंसी है हमारे स्टूडेंट्स के अंदर, हमारी ये कमी है कि जब भी कोई स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी से पास आउट होता है तो उसकी ये अप्रोचेस तो होती हैं, बेसिक अप्रोचेस तो उसमें होती हैं, बट द थिंग इज़, यानी ये बेसिक अप्रोचेस, बट द थिंग इज़ ये चीज़ जो होती है ये उन स्टूडेंट्स की थोड़ी सी वीक होती है कि हाउ दोज कॉन्सेप्ट विल बी इम्प्लीमेंट इन टू दी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। यानी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को कैसे बिल्ड करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास सेकंड फेज आ गया कि ये स्टूडेंट्स, यानी मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही रोड मैप होना चाहिए। थर्ड फेज के अंदर हम लोग क्या करेंगे, थर्ड फेज के अंदर वी विल गो टूवर्ड्स दी टेक्नोलॉजी सेलेक्शन। अच्छा, अब इस लेवल के अंदर हमें टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट करना होता है। टेक्नोलॉजी सेलेक्शन के अंदर हमारे पास एक कहलाता है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जो कि इस वक्त मार्केट में सबसे ज़्यादा बूम पे है। सेकंड नंबर पे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और इसके बाद कहलाता है मार्केट में जिसने थोड़ा सा मार्केट शेयर लिया है, दैट इज़ गेम डेवलपमेंट। यानी मीन्स अगर आप बात करें बड़ी टेक्नोलॉजिकल सिलेक्शन की, तो आपको इनमें से किसी एक चीज़ को अपना प्रोफेशन बनाना होगा एज अ टेक्नोलॉजी, ठीक है। बिकॉज ये जो दोनों कॉन्सेप्ट आपने लिए हैं, कौन से बना, ये जो आपने ऊपर के दोनों कॉन्सेप्ट लिए हैं, एंड दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वन, कि आपने ये जो दोनों फेजेस लिए हैं, फेज़ 1 एंड फेज़ 2, इस चीज़ को करने के लिए अब आपको क्या करना होगा, यानी आप फेज़ 1 और फेज़ 2 को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप इस टेक्नोलॉजी का को यूज़ करेंगे, ताकि आप इस टेक्नोलॉजी को सही तरह से यूज़ कर पाएँ, ठीक है। अच्छा, अब चीज़ ये होती है कि ठीक है, आप उसको यूज़ कर पाएँ, आप उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, फेज़ 3 पे आके तो अब फेज़ 3 पे आने के बाद अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप उसमें से कौन सा टेक्नोलॉजी को आप अडॉप्ट करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे आप लोगों का अपना इंटरेस्ट मैटर करता है, आप लोगों का अपना इंटरेस्ट शो होता है, आप लोग को अपना इंटरेस्ट यहाँ पे देखना होगा कि आपको किस तरफ जाना है। अच्छा, मार्केट के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बिल्ड हैं वो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के ऊपर बिल्ड है, ठीक है। सेकंड फेज़ के ऊपर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट अब अपना मार्केट शेयर बना चुकी है, और मार्केट में एक अच्छी तादाद में जॉब्स अवेलेबल है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की। लेकिन अगर हम पाकिस्तानी मार्केट की बात करें तो गेम डेवलपमेंट का इतना ज़्यादा रुझान अभी नहीं बढ़ा है सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर। सॉफ्टवेयर हाउसेस ज़्यादातर काम वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में करते हैं, या उसके बाद सेकंड नंबर पे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे करते हैं। तो ये चीज़ डिसाइड हो गई कि पहले आपने बेसिक प्रोग्रामिंग को कवर अप किया, फिर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अपने कॉन्सेप्ट्स को ठीक किया, फिर आपने टेक्नोलॉजी की सिलेक्शन को देखा कि आपकी टेक्नोलॉजिकल सिलेक्शन क्या होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दी जॉब हंटिंग, ठीक है, और दी मार्केट स्कोप। ये तमाम चीज़ें जब क्लियर हो गई तो अगला फेज़, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फेज़, एंड दैट इज़ नोन एज दी कहना चाहिए टूल सिलेक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं कि इस
इंटरफेस के ऊपर हम लोग टूल्स की सिलेक्शन करते हैं। अच्छा, अब टूल सिलेक्शन क्या है इटसेल्फ, इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। टूल सिलेक्शन ये है बेटा कि मैं अगर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहा हूँ तो मैं किस में करूँ? मैं PHP में करूँ, मैं .NET टेक्नोलॉजीज़ में करूँ, मैं फ्लटर में करूँ। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ, सपोज़ मैंने सेलेक्ट किया कि मैं वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ जाऊँगा। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके अंदर में मैंने जब सर्च किया तो मुझे PHP मिल गया। अच्छा जी, किसी ने कहा जी PHP के अलावा .NET है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है। अच्छा जी, .NET को देख लिया। फिर मुझे किसी ने कहा भाई एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, दैट इज़ फ्लटर। ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ। किसी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अगर आपने वेब पे काम करना है तो आप रिएक्ट पे कर लें या रिएक्ट नेटिव पे कर लें। ठीक है, या ओनली नेटिव तो खैर मोबाइल है, रिएक्ट के ऊपर कर लें। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं कौन सा टूल चूज़ करूँ, मार्केट के अंदर क्या स्कोप है, क्योंकि कुछ लोग PHP की तरफ कह रहे हैं, कुछ लोग .NET में जाने की तरफ कह रहे हैं, किसी सेमिनार के अंदर कहा जा रहा है कि फ्लटर को यूज़ करें, कुछ लोग जो प्रोफेशनल हैं वो रिएक्ट की तरफ कह रहे हैं। देखो, नाउ माय ओपिनियन इज़, मेरा ओपिनियन इसके मुतालिक क्या है? मेरा ओपिनियन बिल्कुल क्लियर है कि आप उस टेक्नोलॉजी में कुछ चीज़ें चेक करें, आप जिस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। पहला कि अगर आप टूल अडॉप्ट कर रहे हैं, अगर आप टूल अडॉप्ट करने जा रहे हैं तो आप कंसिस्टेंसी देखें इन मार्केट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या देखेंगे? इट शुड बी देयर इन मार्केट मोर देन 5 years। 5 साल से ज़्यादा उस टूल को मार्केट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, यानी मीन्स 5 साल से ज़्यादा उस टूल को मार्केट के अंदर रहना चाहिए। दूसरी चीज़, सर्च अप्रोच। सर्च अप्रोच क्या है कि बेटा आप जो हमारे पोर्टल्स हैं लाइक rosie.pk, इसके अलावा हमारे पास अपवर्क, इसके अलावा हमारे पास लिंक्डइन और एटेक्स्ट्रा और बहुत से। इस पे आप जाके देखें कि अगर आप इस टूल को सेलेक्ट करते हैं तो उसकी जॉब का क्राइटेरिया क्या है, किस हिसाब से वो जॉब्स आ रही हैं, कितने मंथ्स के अंदर वो जॉब्स ऑफ़र हो रही हैं, एक मंथ के अंदर कितनी जॉब्स आ रही हैं, एक वीक में कितनी जॉब्स आ रही हैं। अच्छा, जो जॉब्स आ रही हैं उसके अंदर उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, प्लस जो जॉब ऑफ़र कर रहे हैं फ्रेश को या 1 साल 2 साल के एक्सपीरियंस वाले को, वो क्या जॉब ऑफ़र कर रहे हैं। ये देखें कि फ्रेश को क्या जॉब ऑफ़र कर रहे हैं, 2 या 3 साल के बाद क्या जॉब ऑफ़र कर रहे हैं, क्या उनका कहना चाहिए लिवरेज ज़्यादा है कि नहीं, या 1-2 साल के बाद आप एक अच्छी अमाउंट पे पहुंच जाएंगे कि नहीं। ये तमाम चीज़ें आपको चेक करनी होंगी सर्च बेस्ड अप्रोच के अंदर। ठीक है, सर्च बेस्ड अप्रोच के अंदर आप डिफरेंट पोर्टल को देखेंगे। ठीक है, आपने डिफरेंट पोर्टल को सर्च करवाना है और देखना है कि उन पोर्टल्स के अंदर आपको क्या क्राइटेरिया नज़र आ रहा है। तो ये बात आप टूल सिलेक्शन के अंदर लाजमी रखेंगे। तीसरा, अगर आप कोई टूल सेलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो आपने ये देखना है कि लर्निंग मटेरियल या अदर सपोर्ट क्या क्या है। अदर सपोर्ट क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी टूल को सेलेक्ट कर रहे हैं, आपने सोच लिया कि मैं इस टूल को अडॉप्ट करूँगा,
तो आप ये देखें कि उस टूल में आपको गाइड करने वाले कितने लोग हैं, या इंटरनेट के ऊपर उसके ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं या नहीं, उसका लर्निंग मटेरियल इतना इनफ है कि आपको मिल रहा है कि नहीं। ये तमाम चीज़ें आपने सर्च करनी है और फिर आपने अपने टूल को फाइनल करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, अगर उसने अपना प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बनाना है तो उसको इन 4 फेजेस से गुजरना होगा। पहले फेज़ के अंदर वो ये देखेगा कि उसकी बेसिक प्रोग्रामिंग अप्रोचेस ठीक है या नहीं। दूसरे फेज़ में वो ये देखेगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोचेस जो भी हैं, और फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोचेस खाली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोचेस ही नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करके भी देखना है कि अगर किसी सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर्स को डेवलप करना है तो वो आर्किटेक्चर कैसे डेवलप होगा, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोचेस को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, और इसकी बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली डिज़ाइन पैटर्न्स ही है, ठीक है, जिसके ऊपर हम किसी भी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स को बिल्ड करते हैं। फिर तीसरे फेज़ के अंदर आप ये देखोगे कि आपने क्या टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट करना है। टेक्नोलॉजी क्या है, व्हाट आर द एरिया ऑफ योर सिलेक्शन, व्हाट आर द एरिया ऑफ योर चॉइस। आप वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हो, आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हो, आप गेम डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हो, आपने किस तरफ जाना है, दैट इज़ द फेज़ 3। फेज़ 4 के अंदर फिर आप टूल सिलेक्शन के ऊपर आते हो। बट बदकिस्मती से हमारे पास क्या होता है, इंस्टीट्यूशन लेवल के ऊपर जब कोई टूल नया आता है तो बच्चे डायरेक्टली फेज़ 4 के ऊपर आ जाते हैं कि वो स्टूडेंट्स जो है पहले टूल्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं, या फौरी तौर पर वो टूल को सेलेक्ट करते हैं कि जी हम फ्लटर की तरफ चले जाएं या रिएक्ट की तरफ चले जाएं। बट ये तो देखें कि टूल सिलेक्शन से पहले आप टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट करें कि आप किस टेक्नोलॉजी की तरफ आना चाहते हैं, और उससे भी पहले आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोचेस या बेसिक प्रोग्रामिंग अप्रोचेस अच्छे होने चाहिए। तो मैं जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाता हूँ उन बच्चों के इसरार के ऊपर मैंने इसी रोड मैप को इम्प्लीमेंट करने का सोचा है, और इसी ट्रैक को मैं लेके चलूँगा अपनी इस चैनल के अंदर, और उसको मैं फैसिलिटेट करूँगा यहाँ पे। तो अगर आप देखें तो मैंने फ़ेज़ 1 के लिए एक अलग चैनल डेवलप किया है, एंड दैट इज़ बेसिक प्रोग्रामिंग अप्रोचेस यूजिंग सी लैंग्वेज। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोचेस का एक सेपरेट मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा। तो एक प्लेलिस्ट मेरी सी लैंग्वेज की है, एक प्लेलिस्ट मैं डेवलप करूंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोचेस की, फिर एक जो प्लेलिस्ट है वो मैंने बनाई है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ, एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन ASP.NET MVC, जिसमें मैंने टूल सेलेक्शन में .NET टेक्नोलॉजीज़ को लिया है, और जिसकी इस वक्त सबसे ज़्यादा जॉब्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो उसके बिहाफ पे मैंने इस चीज़ को फाइनलाइज़ किया है। तो इनकी मैं अलग अलग प्लेलिस्ट डेवलप करूँगा। जिस तरह मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है तो इसकी मैं अलग प्लेलिस्ट बनाऊँगा, अगर गेम डेवलपमेंट यूनिटी के ऊपर बनाऊँगा तो उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनेगी। तो जैसे जैसे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डिफरेंट वीडियोस डिफरेंट प्लेलिस्ट के अंदर मिलना शुरू हो जाएंगी। तो अब आप उसके हिसाब से अपना इंटरेस्ट देखें और उसकी प्रैक्टिस को देखें, और उसके हिसाब से आप अपना प्रोफेशन फाइनलाइज करें, ठीक है। अच्छा, मार्केट के अंदर जो इस वक्त सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एरिया है, जो कि लास्ट 10 to 15 ईयर्स से वर्कआउट कर रहा है, दैट इज़ वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। लास्ट 3 or 4 ईयर्स से फिर 5 ईयर्स भी, आप मोस्ट 5 to 6 ईयर्स प्रोबेबली, तो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी काफ़ी बूम पे आ गई है। और इसमें हमारे पास जो टूल सेलेक्शन है वो डिफरेंट है। लाइक अगर आप उस तरफ आते हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ, तो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर आपको कहना चाहिए, अगर मैं बात करूं मोबाइल एप्लीकेशन की,
तो इसके अंदर भी आपको जो अच्छा मार्केट के अंदर शेयर मिल रहा है दैट इज़ एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है, जो इस वक्त मार्केट में काफ़ी अच्छे पोजीशन के ऊपर है। और एंड्रॉयड के अलावा एक और प्लेटफॉर्म होता है दैट इज़ iOS, ठीक है, iOS डेवलपमेंट। तो एंड्रॉयड स्टूडियो पे भी या एंड्रॉयड की अगर हम बात करते हैं तो एक तो एंड्रॉयड स्टूडियो, अगर हम एंड्रॉयड की बात करते हैं तो उसमें एंड्रॉयड स्टूडियो, इसको लिख लेते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो एक टूल है। इसके अलावा कॉटलिन है, ठीक है। तो कॉटलिन इज़ दी एन अदर मतलब कंपनी जो कि एंड्रॉयड की इम्प्लीमेंटेशन है और इसमें कुछ कंट्रोल्स की एडिशन है, इन कस्टमाइजेशंस हैं जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ लिटिल बिट न्यू वन ना, और यकीनन इसको लर्न करना, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आना, दैट इज़ लिटिल बिट डिफरेंट। बट अगर हम बात करते हैं iOS की, तो iOS के अंदर हमारे पास जो काम है दैट इज़ बेस्ड ऑन स्विफ्ट, ठीक है। अच्छा, इसका पुराना टूल भी था दैट इज़ ऑब्जेक्टिव सी, जो कि अब ऑब्सलीट हो गया है मार्केट के अंदर, जो कि अब मार्केट में ऑब्सलीटेड है। इसको हम लोग ओल्ड इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, बट लेटेस्ट जो वर्किंग हो रही है दैट इज़ बेस्ड ऑन द स्विफ्ट। और मार्केट शेयर के हिसाब से जो ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड है और ज़्यादा स्कोप है जिसका, दैट इज़ एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है। आई डोंट नो आफ्टर सम ईयर कॉटलिन उसकी जगह ले, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, क्योंकि हमें नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स ये देखना होगा कि कॉटलिन मार्केट में कंसिस्टेंट रहता है कि नहीं। तो टूल सिलेक्शन में हम ऑलवेज कंसिस्टेंसी को देख रहे होते हैं, हम ये देख रहे होते हैं कि वो टूल कितना कंसिस्टेंट है। और यकीनन जब कोई टूल मार्केट में आता है तो उसके कंपटीटर्स भी आते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि कंपटीटर्स के साथ वो कितना अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। तो अगर वो मार्केट में सस्टेन करता है तो फिर टेक्नोलॉजी में उसकी एक जगह है, ठीक है। तो अब टूल सिलेक्शन में मिसाल के तौर पे एक और चीज़ है जो अब आने वाले वक्तों के अंदर मैं कहता हूँ कि जगह ले लेगी, दैट इज़ मशीन लर्निंग डेवलपमेंट। ये एक लेटेस्ट हॉट एरिया है सॉफ्टवेयर हाउसेस का, जो कि अब मार्केट के अंदर आने वाला है कुछ दिनों के अंदर, यानी आने वाले नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स के अंदर ये मार्केट के अंदर जगह ले लेगा। और मोस्ट प्रोबेबली पाइथन इसका एक टूल होगा जो कि बाकायदा हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर बाकायदा यूज़ होगा, और बहुत से रिकमेंडेशंस, प्रेडिक्शंस ये हमें प्रीवियस डेटा को यूज़ करके और डेटा को एक्सप्लोर करके ये हमें प्रोवाइड करके दे रहा होगा। तो दिस इज़ द अपकमिंग एरिया इन द नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स इन द फील्ड ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बाकायदा मार्केट में मशीन लर्निंग डेवलपर के नाम से जॉब्स ओपन होंगी, ठीक है, मशीन लर्निंग डेवलपर के नाम से जॉब ओपन होंगी। और वो जो पाइथन प्रोग्रामर्स हैं वो बाकायदा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एप्लीकेशंस के साथ रखे जाएंगे। जिस तरह से डिज़ाइनर होता है, जिस तरह से बैकएंड डेवलपर होता है, उस तरह से ML डेवलपर एक पोस्ट ओपन होगी जो कि बाकायदा इंडस्ट्रीज़ को बेयर करेगी, ताकि डेटा के डिफरेंट एनालिटिक्स को सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के अंदर एम्बेड किया जाए। तो ये ओवरऑल इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। तो गाइज़, इसी तरह से हमारे चैनल्स में मैं भी पाइथन के ऊपर अपना एक प्लेलिस्ट ओपन करूँगा अभी इसी चैनल के ऊपर, रकीबा कंप्यूटर्स एकेडमी में मैं बाकायदा एक पाइथन की सीरीज़ डेवलप करूँगा। उसमें बाकायदा मशीन लर्निंग डेवलपमेंट से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें उसमें बताऊँगा। ये भी बताऊँगा कि पाइथन को किस तरीके से हम
सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के साथ एम्बेड कर सकते हैं, और उसके बिहाफ पे हम मशीन लर्निंग डेवलपमेंट को कैसे फैसिलिटेट करते हैं। ये तमाम चीज़ें मैं इसी चैनल के ऊपर बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट प्लेलिस्ट को जनरेट करके। ठीक है गाइस, तो आपने काइंडली इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, और जो जो प्लेलिस्ट और चीज़ें आ रही हैं उसको आपने साथ साथ खुद भी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप इन सारे फेजेस के अंदर से गुजर के अपने प्रोफेशंस को, अपने इंटरेस्ट को फाइनलाइज कर पाओ। ठीक है गाइस, और अपने कमेंट्स लाजमी कीजिएगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि गाइस आप लोगों को ये तमाम वीडियो, ये चीज़ें सारी इंफॉर्मेटिव लगी हैं या नहीं। काफ़ी एक समराइज बात की है मैंने, ताकि आप लोगों को काफ़ी जल्दी इन चीज़ों का आइडिया हो जाए कि ये किस तरीके से सारी चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं। ठीक है फिर चैलेंजिंग। ओके गाइस, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।